हेलो दोस्तों। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज से, जिसमें हम गांधी युग पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की है रॉल्ट एक्ट को लेकर कि किस तरह से भारत में इसका जमकर विरोध होता है। हमने बात की असहयोग आंदोलन पर, स्वराज्यवादी आंदोलन को हमने देखा। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं साइमन कमीशन से। दोस्तों, साइमन आयोग के गठन का उद्देश्य था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम का मूल्यांकन करना। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय के भारतीय सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। हुआ ये था कि 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के बाद इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी कि क्या सुधार हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। लेकिन उसने क्या किया कि 1927 में ही एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। इसका नाम था भारतीय विधिक आयोग और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। तो ये सभी के सभी मेंबर्स जो थे ये सभी अंग्रेज थे। इस कमीशन ने जो बातें प्रस्तुत की थी उन्हें 1930 में प्रकाशित भी किया गया था। तो आप खाली सुन लीजिए, सुनकर चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ये सब यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसमें जो 1930 में जो ये प्रकाशित की गई थी उसमें ये सुझाव दिए गए थे कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके सदस्यों को प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाना चाहिए और इसीलिए बाद में केंद्रीय विधानमंडल ने भी इसका विरोध किया। और इसने ये भी कहा कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक इसका सही समय नहीं है। क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, तो यही बात जो थी वो भारतीयों के विरोध का कारण बनी थी। हुआ ये था कि भारतीयों को ऐसा लगा कि भारत में स्वशासन से संबंधित जो निर्णय हैं वो तो विदेशी ले रहे हैं और सभी अंग्रेज सदस्य ही हैं। तो भारतीयों को ये समझने भारतीय लग गए कि शायद अंग्रेज उन्हें स्वशासन के योग्य समझते ही नहीं है। इसकी घोषणा हुई थी 8 नवंबर 1927 को और ये भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को और ये भारत में बम्बई पहुंचता है। और जैसे ही ये बम्बई पहुंचता है, देश के बड़े बड़े सारे शहरों में जो है आंदोलन शुरू हो गए, प्रदर्शन शुरू हो गए। काले झंडे से जहां जहां ये गया वहां काले झंडे से इसका स्वागत किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसके जो हेड थे, सॉरी सचिव जो थे, वो लॉर्ड बर्कन हेड थे। ठीक है। तो लाहौर में भी इसका जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें लाठीचार्ज भी हुआ। लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और ये लाठीचार्ज का दिन था 30 अक्टूबर 1928 को। और इतना ही नहीं, जो ये पुलिस पुलिस वालों ने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा था। नेहरू जी, जीबी पंत जैसों को लखनऊ में बुरी तरह से पीटा गया था। और लाला लाजपत राय ने घायल अवस्था में ये कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर ठुकी एक एक कील के समान साबित होगी। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस जो लाठीचार्ज का दोषी था सैंडर्स, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने 24 घंटे के अंदर ही, मतलब 17 नवंबर 1928 को ही उसे मार दिया था। और जो जनरल डायर थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया था। तो इस पे कांग्रेस की प्रतिक्रिया कैसी रहती है? नवंबर 1927 में इस साइमन कमीशन की घोषणा होती है और उस समय दिसंबर 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो मद्रास में होता है। एम ए अंसारी जी की अध्यक्षता में होता है। तो इसका जमकर विरोध होता है और इसी बीच में नेहरू जी के द्वारा जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव था, वहाँ जो उन्होंने प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, वो पारित हो जाता है। किसान मजदूर पार्टी ने, लिबरल फेडरेशन ने, हिंदू महासभा ने तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई और बहुत जोर शोरों से इसका बहिष्कार किया था। लेकिन लेकिन पंजाब में संघवादियों तथा दक्षिणी भारत में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार नहीं करने का निर्णय लिया था। अब देखते हैं हम साइमन कमीशन के नियुक्ति के प्रभाव क्या पड़े थे। इसने राष्ट्रवादी ताकतों को, जो कि एक पूर्ण स्वराज के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी, उन्हें उनमें तेजी लाई थी और उनको बढ़ावा दिया था। लॉर्ड बिरकन हेड, लॉर्ड बिरकन हेड ये कौन थे? ये उस समय के भारत सचिव थे कि इस चुनौती को, कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाए, कि भारतीय जो है ऐसे संविधान का निर्माण करके दिखाए जो हर दल के लिए सही साबित हो। तो
इसने मुँह तोड़ जवाब मिला था। इस बात के लिए इन्हें मुँह तोड़ जवाब मिला था। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है, ये बात यहाँ ध्यान देने लायक है कि ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि लॉर्ड बिरकन हेड ने चुनौती दी थी संविधान निर्माण की, जिसको हमने स्वीकार किया था। तो हुआ ये था कि 1928 में फरवरी में और मई में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। ये सम्मेलन पहले दिल्ली में बुलाया गया, फिर बाद में पुणे में बुलाया गया। तो संविधान का मसविदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया, और ये पहल थी संविधान के प्रारूप को बनाने की। ये पहल थी, ये पहली सीढ़ी थी संविधान के प्रारूप को बनाने की। तो 1928 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इससे एकमत से स्वीकार भी किया गया, लेकिन कुछ राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। और वो क्यों किया? उन्हें लगता था इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा था, लेकिन इन राष्ट्रवादियों का कहना था कि उन्हें डोमिनियन स्टेट्स की मांग हमें नहीं करनी है, हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी है। लेकिन बाद में हुआ कि लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में इसे स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का दर्जा मिले, ये मांग की गई थी। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करने की मांग की गई थी। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की बात की गई थी। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई थी। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय और लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। इसके साथ ही 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जिसमें महिलाओं को मतलब समान अधिकार दिया जाए, पुरुषों के बराबर संघ बनाने की स्वतंत्रता दी जाए, वयस्क मताधिकार जैसी मांगे इसमें की गई थी। तो ये सारी मांगे थी। इसके इसके अलावा और भी बहुत सी मांगे इसमें की गई थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है ये, तो इन्हें आप याद रख लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट से बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि भारत को साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक साम्राज्य जो है स्वीकृति देने की सिफारिश की ही नहीं गई थी, और नेहरू रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी। और यहाँ पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट में गवर्नर जनरल के अधिकारों की में कमी भी नहीं की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में इन्हें जो गवर्नर जनरल था उसे सिर्फ संवैधानिक प्रमुख ही बताया गया था, और वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव करने की सिफारिश भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट में नहीं की गई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। और ये जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात, लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात और प्रतिरक्षा समिति की बात इस रिपोर्ट में की गई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये बात नहीं की गई थी। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट रही है, आप कह सकते हो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ये बिल्कुल ही अपोजिट थी। कांग्रेस के युवा वर्ग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में डोमिनियन स्टेट्स के प्रावधान पर आपत्ति प्रकट की, लेकिन उन्हें यह कहकर समझा दिया गया कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर सरकार हमारे डोमिनियन स्टेट्स की मांग को स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में हम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सचमुच भी इस अल्टीमेटम पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। साथ ही 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय या नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, लेकिन हम जो स्वतंत्र हुए हैं वो 15 अगस्त 1947 को हुए हैं। तो इसीलिए इस दिन रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो इस दिन नहीं मिली, लेकिन भारत का जो पहला स्वाधीनता दिवस जो है, हमारे जो आंदोलनकारी थे या जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे वो इस दिन मना चुके हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद रखें, इसलिए इस दिन रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, यही इसका कारण है। लेकिन मुस्लिम लीग की कुछ मांगे थी। उनकी मांग थी कि केंद्रीय विधानसभा का 1/3 स्थान जो है वो मुस्लिम के लिए आरक्षित हो और अपशिष्ट अधिकार प्रांतों को मिले। कांग्रेस ने ये सब मानने से इनकार कर दिया, और इसलिए ये रिपोर्ट भी असफल हो जाती है। इसके बाद जिन्ना ने मार्च 1929 में अलग से 14 सूत्री मांगे भी पेश की थी, जिनके बारे में, इन 14 सूत्री मांगों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।